वो हमारे समाज पर बोझ तो नहीं बनेगा। के साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था, तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये क्या है। आपका फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा था? हेलो एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसके बारे में सुना तो सबने है लेकिन समझते कुछ कम लोग हैं। कभी गर्दन में दर्द हो रही है, कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी घुटनों में दर्द हो रही है, कभी कोई इंजरी होने पर भी हमें रिकमेंड कर दिया जाता है फिजियोथेरेपी के लिए। पर क्या होता है ये फिजियोथेरेपी? क्या ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज होता है या इसके पीछे कोई साइंस होता है? इसी बात को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं गोरखपुर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट मिसेस शिखा गुप्ता। सो वेलकम शिखा मैम। थैंक यू शिवांगी फॉर कॉलिंग मी हियर। बताओ आप फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? सो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि फिजियोथेरेपी किसे कहते हैं, और अगर इस बात को समझाने के लिए किसी सिंपल जिसको बिल्कुल नहीं पता फिजियोथेरेपी क्या होता है, आप उसे कैसे समझाओगे फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक फिजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, और अगर पेशेंट क्लिनिक विजिट करता है तो उसके साथ साथ कुछ हम इक्विपमेंट्स प्लेस करते हैं जिससे पेशेंट को ट्रीटमेंट में आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज से नॉर्मल एक्सरसाइज जो हम करते हैं उससे कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल एक्सरसाइज तो जो आप घर में कर रहे हो, लाइक घर का काम भी करना एक फिजिकल एक्सरसाइज में लोग आजकल मानते हैं, बट ये उससे बहुत डिफर होता है क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइजेस कराते हैं वो प्रॉपर मसल्स के स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करता है। अगर आप घर में काम कर रहे हो, अगर उसको आप एक्सरसाइज समझ के चलते हो तो वो एक नॉर्मल मूवमेंट है। बट हम जो एक्सरसाइज बता रहे हैं, लाइक सर्वाइकल के पेन आप लेकर चल सकते हो, तो उसमें जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं वो हम सर्वाइकल के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं। मतलब ये प्रॉपरली एक पॉइंट को फोकस्ड होता है। यस, ऑब्वियसली। तो मतलब डायरेक्ट ट्रीटमेंट हम एक्सरसाइज में ब्रॉड टर्म्स में बोल दे रहे हैं कि एक्सरसाइज करेंगे और इतनी मसल्स मूव करेंगे, मगर अगर फिजियोथेरेपी कराएंगे तो डायरेक्ट पेन पॉइंट पे हाँ, उस कॉज को हम ट्रीट करेंगे ना। आप सर्वाइकल पेन के लिए आ रहे हो तो हम उस पे फोकस, सर्वाइकल मसल्स पे फोकस करेंगे। अगर आप लो बैक पेन के लिए आ रहे हो तो हम लो बैक पेन के मसल्स पे फोकस करेंगे। जो घर के नॉर्मल मूवमेंट्स है वो तो हर कोई करता ही रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नेक्स्ट आपसे कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनने का ही आइडिया क्यों चुना? जब आपने स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, और फिजियोथेरेपी अभी भी जब लोग इतना नहीं जानते तो आपको तो प्रैक्टिस करते करते इतने साल हो चुके हैं, तो क्यों फिजियोथेरेपी ही? जब स्टार्टिंग में हमने इसको स्टार्ट करा था, जब फिजियोथेरेपी को चूज़ करा था, तो एग्जैक्टली सही बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये क्या है। लाइक 22 ईयर्स बिफोर की अगर हम बात करें तो लड़की को इतना फ्रीडम देकर पढ़ाना एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखना पड़ता है। व्हेन आई वॉज इन क्लास 11th हमें बहुत मन था कि मुझे बायो ही लेना है। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग कि हाँ, एक माइंडसेट होता है डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए लोग यूजुअली एमबीबीएस को ही समझ सकते हैं कि हाँ बस एमबीबीएस ही करना है। बट बाय द टाइम साल 2 साल लड़कियों का क्या होता है ना कि पहले पेरेंट्स क्या बोलता है, शादी के लिए, हाँ 2-3 साल बीतता है, उसके बाद शादी। मुझे भी घर में सुनने में आ गया था, तो मुझे लगा कि अगर इसमें मैं चली जाती हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा बेटर वर्क कर लूँगी रैदर देन एमबीबीएस में। अगर हम साल 2 साल और बैठ के तैयारी करते हैं तो शायद ये भी ना कर पाऊँ। फिजियोथेरेपी का टाइम बाउंडेशन कम था ही? नहीं, टाइम बाउंडेशन तो वही था। टाइम बाउंडेशन इज द सेम जो आपका एमबीबीएस में टाइम लगता है, इसमें भी मोर और लेस सेम टाइम लगता है। 4 इयर्स की डिग्री कोर्स है, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप है, टाइम ड्यूरेशन वही था। बट एमबीबीएस के लिए मुझे सिलेक्शन करना था, सिलेक्शन के लिए तैयारी करना था, तैयारी के लिए 2-3 साल चाहिए थे, वो हमारे पेरेंट्स देने को नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको प्रोफेशन चूज़ करा कि इसमें जाना मुझे सही लगा कि मैं इसमें शायद अच्छा वर्क कर सकूं। आपका फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा था? आपका फर्स्ट क्लाइंट जब आया तो क्या आप प्रैक्टिस में थे या आप मतलब प्रोफेशनल की तरह काम करने लगे नहीं, थे? मैंने जब क्लिनिक स्टार्ट करी थी, माय फर्स्ट पेशेंट वाज यहाँ गोरखपुर के ही थे, अंकल थे, आई थिंक वो अभी हैं भी नहीं। तो वो उनका नी का केस था। जब मैंने उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, आई थिंक कि मतलब दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि वो मुश्किल से हफ्ते 10 दिन ने उनका ट्रीटमेंट किया होगा एंड ही गॉट द वेरी गुड रिजल्ट। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और 2-3 ऐसे ही केसेस बैक टू बैक आने लगे जिसमें मुझे लगा कि हाँ, आई एम डूइंग गुड और मैं इसको लीड कर सकती हूँ। तो उसको कंटिन्यूएशन में आज भी मैं अपनी क्लिनिक रन कर रही हूँ एंड आई एम रनिंग सक्सेसफुली। एक क्लिनिक विजिट पे एक नॉर्मल पेशेंट को जिसको बहुत ही नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कितना टाइम लग जाता है किसी भी ट्रीटमेंट को आगे ले जाने में? 1 से 1.5 महीना लग जाता है उस ट्रीटमेंट में।
कोई भी अगर आप नॉर्मल केस लेके चलते हैं, लाइक हम नी पेन को भी देख सकते हैं, लो बैक पेन को भी देख सकते हैं, सर्वाइकल पेन को भी देख सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत कॉमन है। तो ट्रीटमेंट टाइम में मोर और लेस 1-1.5 महीने का समय तो लग ही जाता है। और अगर किसी के पास ये टाइम ना हो, लाइक मैंने देखा है कि मेरी मदर, लाइक अभी मैंने बताया कि उन्हें भी होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, मेरी मदर इन लॉ को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हाँ। बट वो फिजियोथेरेपी के लिए रेडी नहीं होती है, तो उनको कैसे रेडी करूँ, मतलब उनको कैसे देखो, समझाऊँ? किसी को भी पेन होने का मतलब ये नहीं है कि आप भाग के डॉक्टर घूमते रहो। हर किसी को इतनी नॉलेज है, थोड़ी सी भी इतनी नॉलेज अगर है कि घर में हम थोड़े होम रेमेडीज़ करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। ज़रूरी क्या होम रेमेडीज है? अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो उसके लिए सबसे बेसिक होम रेमेडी एक 50 ईयर लेडी या 60 ईयर लेडी के लिए क्या हो सकता है? 50 ईयर्स 60 ईयर्स की अगर बात करें तो वो तो लेटेस्ट स्टेज है। अगर हम बात करते हैं आज के कॉमन एज 35, 40, 45 की एज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया बहुत knee pain, ज़्यादा है ना। तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस आपको लेके चलना है, कुछ अपने घर की एक्टिविटीज़ को चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप कर लेते हो तो ये सारी चीज़ें आप घर में थोड़ा क्योर तो कर सकते हैं। लाइक अगर नी पेन अगर किसी को स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप कमोड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। अगर आप इंडियन टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हो, उसमें घुटना पूरा फ्लेक्स होकर ज़मीन पे प्रॉपर बैठना होता है, तो उसमें पेन ज़्यादा होता है। अगर हम घुटने को सिर्फ 90 डिग्री तक मोड़ करके ही काम चला सकते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, तो उस कंडीशन में पेन कम होता है। तो सबसे पहले तो घर में कमोड का इस्तेमाल करें। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग बता देते हैं पेशेंट को, मैं खुद बताती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट आया तो चलो फटाक से आपको 1-1.5 महीना आना पड़ेगा। पेशेंट वहाँ पे बहुत पैनिक हो जाता है। तो मैं फर्स्ट विजिट में पेशेंट को सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आपको इतनी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, इसको आप 15 दिन करो। इफ़ यू आर गेटिंग द रिजल्ट देन इट्स ओके, आप उसको घर में 3 महीने कंटिन्यू कर लेना, या आगे भी आप फॉरवर्ड कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर नहीं सही होता है देन आप रेगुलर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराओ। कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है पर हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं? डाइट पे केयर नहीं करना, ओबेसिटी पे फोकस नहीं करना। घर में आजकल लेडीज़ घर के कामों पे बहुत ज़्यादा व्यस्त रह रही हैं, उसमें उनकी डाइट बहुत अच्छी नहीं जा रही है। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा है, जिसकी वजह से अपने तरफ मेंटली और फिज़िकली बहुत इमोशनली इम्बैलेंस हो रही हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स उसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं लेडीज़ को। किस तरह का डाइट बैलेंस वो कर सकती हैं इस बिजी शेड्यूल में? बाहर का खाना बंद, तला भुना खाना बहुत थोड़ा अवॉइड करें, ऑयली फूड कम बनाएं। घर में भी जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें वो ऑर्गेनिक। ऐसा कोई पेशेंट है जो आपको याद हो और मतलब उसका केस ऐसा रहा हो कि आपको लगा हो कि ये बहुत लास्ट स्टेज हो गया, या इससे पहले अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता तो जल्दी रिकवर कर जाता? हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं। एक फ्रोजन शोल्डर का केस था, एक लेडी आई थी हमारे पास, शी वॉज डायबिटिक ऑल्सो। तो वो भी ऐसे ही नेगलेक्ट करते हैं ना लेडीज़, घर में बहुत ज़्यादा घर में काम है या टाइम नहीं है, बच्चों का बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं लेडीज़ को। वो क्लिनिक पे विजिट नहीं कर पाए, एंड शी वॉज़ वेरी गुड लेडी, बहुत कंसर्न थी वो अपने फैमिली को लेकर, बट अपने तरफ उसने फोकस दिया ही नहीं। तो अभी वो हमारे पास आई थी, उनका अच्छा खासा फ्रोज हो गया था, शोल्डर इतना भी नहीं मूव कर रहा था। और जब मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, विद इन 15-20 डेज शी गेट रिकवर। और फ्रोजन शोल्डर मींस उनका कंधा जाम, शोल्डर मूव नहीं कर रहा था, कंधा जाम हो गया था, राइट? हाँ। तो उसमें बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। तब उनको खुद को, पेशेंट को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं पहले आ गई होती तो अब मैं सिर्फ 15-20 दिन का ही तो टाइम देना था, मैं अच्छी रिकवर हुई होती। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसको फिजियोथेरेपी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, बस डॉक्टर ने रिकमेंड किया और आ गया, बस मतलब एक टेस्ट करने? हाँ, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, रेफरल केसेस आते हैं, उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा काउंसिल करना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है कि फिजियोथेरेपी है क्या। उनको ये बताना पड़ता है आप 15-20 दिन कराओ, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन विद इन अ वीक कराने के बाद ही पेशेंट 2 दिन 3 दिन के विजिट पे ही बोलता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसका ये भी ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या वो होप लूज़ करने लगते हैं? हाँ, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है हम जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं उसमें 100% जो पेशेंट आ रहे हैं सबको ही हम सही कर लेते हैं, लेकिन जो 10-20% रह जाते हैं वो मैं बोलूँगी कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम फिजियोथेरेपी से सबको सही कर रहे हैं। 10%-20% केसेस तो ऐसे रह जाते हैं जिसमें हम फिजियोथेरेपी से भी रिकवर नहीं हो पाते हैं। लाइक अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही बात करें, घुटने के दर्द की, पेशेंट बहुत लेटर केस में आता है जिसमें रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ 15-20 डेज पेशेंट को ट्रीटमेंट करा कर देखते हैं। अगर नहीं सही होता है देन उसकी सर्जरी तो प्लान करा जाता है बाद। क्या ऐसे स्लीप पोजीशंस भी होते हैं जिसमें हमें बचना चाहिए, या सोने के टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसका इलाज फिजियोथेरेपी है?
एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में थोड़ा ऐड करें। सोने का पोस्चर तो सीधा ही होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सोना है। मैट्रेस कोशिश करें कि बहुत स्प्रिंग्स वाले आजकल मैट्रेसेस आते हैं जिसमें स्प्रिंग्स होते हैं। मेरे पास 1-2 पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमने मैट्रेस चेंज किया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उसमें ऑप्शन तो यही होता है कि आप मैट्रेस को चेंज करो, रुई के गद्दे का इस्तेमाल करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका मैंने सिर्फ मैट्रेस चेंज कराने से ही उनको रिकवरी मिल गई है। नो एक्सरसाइज, नो मेडिसिन, नो फिजियोथेरेपी। ओके, मतलब ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। मतलब मैट्रेस चेंज किया और हाँ, थोड़ा सा मैट्रेस को भी आप करके देखना। अगर आप यूज़ करते हो मैट्रेस Obviously, और yeah. रुई के गद्दे पे सोते हो तो दोनों के स्लीप में बहुत डिफर होगा। अच्छा, मैं अभी तक ये जानती थी कि सिर्फ बड़े लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, पर अभी मैं देख रही हूँ कि मेरा एक रिलेटिव है, मतलब मैं जानती हूँ उन्हें, उनका एक छोटा बेबी है जो चलता नहीं है, बैठता नहीं है। हाँ। उसके लिए क्या है, मतलब इतना नादान छोटा बच्चा, उसके लिए कैसे क्या ये ट्रीटमेंट? प्रॉब्लम मोरलेस मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बाय बर्थ ही उसको रही होगी। राइट, हाँ। बच्चा जन्म के तुरंत बाद अगर रोता नहीं है, अगर उसके ब्रेन में ऑक्सीजन टाइमली नहीं गया है तो सारी चीज़ें उसके डिलेड हो जाती हैं। उसका बैठना लेट होगा, उसका चलना डिलेड होगा। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। इसमें हम लोग प्रॉपर फिजियोथेरेपी करते हैं जिसमें पेशेंट के हर एक मसल्स पे फोकस किया जाता है। उनकी स्ट्रेंथनिंग पे, उसकी स्ट्रेचिंग पे, उसके मोबिलाइजेशंस करा कर हम लोग पेशेंट को एबल बनाते हैं पेशेंट को चलाने के लिए। इसमें थोड़ा लंबा ड्यूरेशन चाहिए होता है बिकॉज ये थोड़ी सी न्यूरो की प्रॉब्लम होती है। कितना टाइम लग जाता होगा? 1 साल 8 महीना, 8-9 महीने लग जाते हैं। 1 साल तो लग जाता है। तो मतलब क्या इसमें कंप्लीट रिकवरी का चांस है? इट डिपेंड्स कि पेशेंट के ब्रेन में इंजरी कितनी है। बट अगर हम बात करें रिकवरी की तो पेशेंट को हमें एबल बनाना है चलाने के लिए। मतलब अगर हम इस पेशेंट की ट्रीटमेंट अगर हम नहीं करते हैं, लाइक आप जिसका भी आप बच्चा बता रहे हो वो घर में अगर रहेगा तो भी वो विकलांगी है, राइट, है ना। अगर हम उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं तो एटलीस्ट हमको उसको इस एबल तो बना सकते हैं ना कि वो चल फिर सके, अपना कुछ काम कर सके। वो हमारे समाज पर बोझ तो नहीं बनेगा। राइट। तो मतलब चांसेस हैं कि ये अच्छे खासे रिकवरी तक आ जाता है? आ जाता है, मोर और लेस आ जाते हैं। अभी मेरी एक और रिलेटिव थी जिनको शायद कोई तो प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से बच्चा, प्रॉपर एक्टिव बच्चा, जो कि यहाँ से उसकी बॉडी वर्क करना स्टॉप कर दी। मतलब हाँ। लाइक बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया, बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि कुछ फिजियोथेरेपी का इसमें कुछ इलाज था। हाँ। क्या था वो, मतलब कैसे किया? वो उसको मैं भी जानती हूँ, शायद आप जिसकी बात कर रहे हो। मैंने उनको रेफर किया था हाँ, आपके हाँ, पास। वो केस ऐसा था कि मतलब आप लोगों को भी नहीं पता था। हाँ, नेवर एक्सपीरियंस, कुछ भी ऐसा देखा नहीं था। तो हाँ। उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ था? मतलब उसकी भी प्रॉपर फिजियोथेरेपी चली थी। उस केस को हमने डील करा था। आई थिंक उसको रिकवरी 1.5-2 महीने या 2.5 महीने में हो गई थी। बच्चा बहुत कोऑपरेटिव था। जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो पेशेंट है उसका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। उनमें क्या प्रॉब्लम क्या थी? जीबी सिंड्रोम था। उसको एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके कमर के नीचे का दोनों लेग्स और स्पाइन में वीकनेस आ जाती है। पेशेंट को बैठने और चलने में समस्या होती है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे, मतलब क्या होता है? हम लोग हर जॉइंट पे फोकस करते हैं। लाइक हिप जॉइंट, कमर के नीचे आपका क्या आएगा, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है एंड एंकल जॉइंट है। इस पे हम लोग प्रॉपर मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग, ये 3 पार्ट होते हैं जिसको तीनों को हमने इक्वली फोकस करके ट्रीटमेंट करना होता है। बहुत अच्छी रिकवरी आई थी उस पेशेंट में। एंड नाउ अभी आप आज ही वो बच्चा मैंने देखा, फ़ोन पे देखा था, बहुत अच्छा चल रहा है। आप उसको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे कि उसको कोई प्रॉब्लम पहले ऐसी कुछ हुई थी। अभी आई थिंक वो केस था फरवरी मार्च का। अभी इन जून पेशेंट इज़ वॉकिंग, रोमिंग, वो बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, मेंटली भी साउंड है। इसमें फिजियोथेरेपी के अलावा क्या मेडिसिन का भी उतना ही रोल होता है? बहुत ज़रूरी है। विदाउट मेडिसिन हम 50% ट्रीटमेंट, हम ये नहीं बोल सकते कि मेडिसिन स्टॉप कर दो और फिजियोथेरेपी कराओ। 100% इफ़ यू वांट टू गेट द 100% रिजल्ट, हमें मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी करनी है। ये कभी भी नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट डाइट चेंजेस भी हुए थे? यस, बिल्कुल। उस बच्चे का थोड़ा सा ये था कि वो बाहर का बहुत फूड लेता था, लाइक चिप्स, कुरकुरे। आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें दे रहे हैं, या बच्चे भी थोड़े से हैं नादान हैं, उनको ये सब चीज़ें चाहिए। तो उसको भी हमने चेंज करा था। डाइट बहुत अच्छी चेंज करी थी उस बच्चे की। मोस्टली उसको हमने घर का ही सारा खाना प्रोवाइड करवाया, सब कुछ उसने करा। बच्चा भी बहुत कोऑपरेटिव था, उसने किया भी सारी चीज़ों में। उसको डेली काउंसिल करती थी, पेरेंट काउंसलिंग भी होती थी कि आपको बच्चे को अगर कुछ मन कर रहा है ऐसा कुछ खाने का, आप घर में प्रिपेयर करके दो। बट बाहर की चीज़ें हमने कंप्लीट बंद कराई और बच्चा अभी रिकवर है कम्प्लीटली। अच्छा, मैंने नोटिस किया है, लाइक आई ऑल्सो हैव अ बेबी ऑफ 2 years अराउंड।
अभी से बच्चों में कुछ भी, जैसे बच्चे देखते हैं चिप्स खाते हुए, आजकल हम पेरेंट्स ही जंक फूड वाले हैं, तो मतलब जब वो देख रहे हैं तो वो मांग रहे हैं और वो बहुत जल्दी एडिक्ट भी हो जा रहे हैं, मतलब उनकी डिमांड्स में आ जा रहा है वो। इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों में, जो कि बच्चों की ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। ये तो पेरेंट्स को चाहिए ना कि आपको नहीं देना है मतलब नहीं देना है। अभी आपने देखा होगा भारती, नाम सुना होगा, राइट। ठीक है। भारती की आप एक बारी, मैंने रील्स पे ही देखा है उसको, चॉकलेट्स नहीं देती मतलब नहीं देती। clear स्टार्ट है। कैसे किया आपने ही तो स्टार्ट करा ना, उसको कैसे पता कि मार्केट में पैकेट में चिप्स आ रहे हैं। और कई बार ऐसे अंकल आंटी आ गए, बाहर वो के लेके कुछ आ लोग जाते आ हैं। जाते हैं और वो खिला देते हैं, और मतलब अभी भी हम लोग इतने मॉडर्न नहीं है कि नो मीन्स नो कर सकें। हाँ। उन्हें तो इसके लिए अगर आप बच्चे को अगर आप दे रहे हो तो कोशिश करिए, उस दिन तो आपने दे दिया, बट उसके बाद उसके नेक्स्ट डे डाइट में फ्रूट्स ऐड करो, थोड़ा फाइबर ऐड करो, कि अगर उसने कुछ खाया ऐसा भी है तो नेक्स्ट डे उसको कुछ ऐसी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। एंड पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बताएं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने इसको एक करियर को ऑप्ट किया तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं आगे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था आई थिंक इन 2003, आफ्टर मैरिज स्टार्ट करा था, तो उस समय बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट थे नहीं गोरखपुर में, 2 ही 4 थे। तो उस वक्त बहुत कंपटीशन लेवल तो था नहीं, बट फिर भी खुद में एक बहुत बड़ा डर था, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ थी। अभी तो बहुत लोग जानते हैं क्या होती है फिजियोथेरेपी, डॉक्टर्स भी रेफ़र कर रहे हैं, पेशेंट खुद भी हमारे पास डायरेक्टली विजिट कर रहा है। बट एट दैट टाइम मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग था। कोई भी केस भी आता था तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि मुझे इसको ठीक करना है, और मैं बहुत मोटिवेटेड रहती थी, बहुत कंसर्न रहती थी पेशेंट से। आज भी मैं बहुत पेशेंट से सबसे ही कंसर्न। जब आपने इस प्रोफेशन में एंटर किया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अगर आपके लिए ही ये नया था तो फैमिली को क्या समझाया? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी। कभी कभी मैं बैकफुट होती थी तो भी मेरे हस्बैंड, मेरी मदर बहुत ज़्यादा मुझे पुशअप करते थे कि नहीं तुम जाओ करो। उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी वजह से आज मैं शायद यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एक होता है जब हम सेल्फ में कंफ्यूज होते हैं, तो क्या फैमिली समझती थी फिजियोथेरेपी कुछ ऐसा कर जाएगा? मैं कंफ्यूज कभी नहीं रही, क्योंकि जो भी पेशेंट मेरे पास आता था आई नो कि मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है। मैं कभी कंफ्यूजन में लेकर, कभी हिट एंड ट्रायल वाला काम मैंने के साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? फैमिली और क्लिनिक दोनों को एक साथ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बेबी आपके करियर और फैमिली के बीच में, जब आपने मैरिज के बाद करियर, फैमिली और साथ में आई थिंक बेबी भी था, हाँ। तो वो तीनों चीज़ें कैसे मैनेज हो रही थी? तब से ही तो मैंने खुद भी टाइम मैनेजमेंट करना सीखा कि बच्चे को कब टाइम देना है, फैमिली को कब टाइम देना है। पर छोटा बच्चा तो अपने हिसाब से टाइम लेता है। वो मेरे साथ ही रहता था। बच्चों का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा रहा है। दे नो कि मम्मा को जाना है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव थे। बहुत सारी चीज़ें उनकी ख्वाहिशें कभी कभी ऐसी होती थी कि उनको जाना है घूमने। अभी आज ही मेरी डॉटर कह रही थी मुझे मूवी देखने जाना है, फिर मैंने अभी उसको बोला कि तुम्हें चलना है क्लिनिक, सॉरी तुम्हें चलना है मूवी, कह रही है नहीं तुम जाओ अभी तुम बिज़ी हो, हम बाद में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खुद में लगता था कि हाँ बच्चों को मैंने नेगलेक्ट करा, बट शायद अगर नेगलेक्ट नहीं किया होता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, एंड जो किया शायद उन दोनों के लिए ही किया। तो मॉम गिल्ट कभी कभी हावी नहीं हो जाता? होता था, बट बच्चे बहुत समझदार थे इस मामले में। दोनों बच्चों का कॉपरेशन बहुत रहा है। छोटे में मतलब 1-2 साल का, 3 साल का बच्चा कैसे समझदार था? उसके लिए फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बच्चे को रोता छोड़ के मैं क्लिनिक के लिए चली गई। इतना प्रोफेशनल तो शायद मुझे नहीं लगता किसी भी लेडी को होना चाहिए। प्रोफेशन अपनी जगह है, बच्चा अपनी जगह है, उसको मदर का चाहिए ही होता है। बट मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, तो इसमें मैं अपनी मदर को बहुत थैंक्स बोलूँगी कि वो बेबी मेरा एज अ ग्रैनी उन्होंने पूरी तरह पाला है, और शायद उसकी परवरिश पूरी तरह उनके उस पर हुई है, एंड ही इज़ नाउ अ वेरी गुड ग्रोन अप। आज आपको सबसे ज़्यादा प्राउड किस मोमेंट पे होता है, किस अचीवमेंट पे होता है? इतना कुछ कर पाई, यही मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी क्या था, मैं बस अपने लिए ये कोशिश करूँगी कि जितना मैंने किया है उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है।
और अभी भी मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। कोई भी लेडी अगर वर्क करती है तो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए करती है, खुद के शौक के लिए नहीं करती। ऐसा कौन सा मोमेंट था जब लगा कि शायद मेरे बच्चे शायद उनके साथ ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, बट इस चीज़ को ये समझेंगे इस टाइम पे, ऐसा कब लगा? 50% जर्नी तो कवर हो चुकी है, 50% और बाकी है। जो किया है उनके लिए ही किया है, आगे भी जो करूँगी उनके लिए ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे रेस्ट करने का मन नहीं करता, बट हाँ शायद लगता है कि थोड़ा और कर लें तो हमारे बच्चों को और अच्छा कुछ कर सकती हूँ मैं बच्चों के लिए। बीइंग अ मदर, बीइंग अ करियर ओरिएंटेड मदर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा टाइम आता है, लाइक कई बार होता है कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सब किया है, मतलब पेरेंट्स को आपने हमेशा ये लाइन यूज़ किया कि मेरे बच्चों के लिए सब कुछ किया है। क्या ऐसा कोई चीज़ है जो आपने अपने लिए मिस आउट कर दिया? क्या इस बात का कोई ऐसा गिल्ट है कि शायद अगर इस जगह पे मुझे ये वाली चीज़ भी करके एक बार, कहते हैं ना कि इस टाइम को जी लेना चाहिए था, थोड़ा जी लेना? नहीं, अगर मैं काम नहीं करती तो शायद मैं जी नहीं पाती। मेरा फिजियोथेरेपी कभी मजबूरी नहीं रही, फिजियोथेरेपी मेरा पैशन है, आई लव इट। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने इस प्रोफेशन को। वो अलग बात है, मैंने पहले ही बोला कि मदर कैरियर ओरिएंटेड जो मदर होती हैं वो ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? आई एम एंजॉइंग दैट थिंग एंड आई एम गेटिंग ओरिएंटेशन विथ माई प्रोफेशन फॉर माई चिल्ड्रन ओनली। किसके लिए करेगा? हर आदमी, आप कोई भी काम कर रहा है तो अपने फैमिली के लिए ही करता है। गिल्ट मुझे कभी नहीं हुआ। कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी बात सुन करके हंसी आ जाती है सोचने पे, या घर पे आके बताया अरे आज ये ऐसा क्लाइंट बोल रहा था, ऐसा कोई? हाँ, अभी कल का एक पेशेंट फ़ोन पे मुझसे बात करा उसने, तो उसने कहीं से ना सुना होगा कि फिजियोथेरेपी से, या मेरा नाम सुन लिया होगा। उसने मुझे कॉल किया, उसकी बच्ची का शायद फुट ड्रॉप था, उसको वो फ्रैक्चर हुआ था एंड उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट लखनऊ में लिए हैं। तो येस्टरडे ही कॉल्ड मी एंड डायरेक्टली ही वाज सेइंग कि मैम ऐसी ऐसी बात है और ये सब तो मैंने कराया हुआ है। मैं कहा तो छोड़ दो, मत कराओ फिर ट्रीटमेंट। उसके बाद भी पेशेंट ने बोला नहीं मैम हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा तो आ जाओ। तो वो उस पेशेंट का लगता है ना कि एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट पे पेशेंट आ रहा है, तो अगर वो पेशेंट आएगा ना तो मुझे भी करने में मज़ा आता है। पेशेंट का विश्वास हमारी, हाँ, कहते हैं मेडिसिन पे अगर विश्वास हो तो जल्दी हाँ, काम करती है। हाँ। अच्छा, हमें हमेशा आपकी लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है। क्या है इस ग्लैमर के पीछे, मतलब क्या ये सच में इतनी ग्लैमरस है या कुछ स्ट्रगल पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट होनी चाहिए? देखो, स्ट्रगल किसी को दिखता नहीं है, हर आदमी फ्रंट फुट को ही देखता है। सामने आप कहीं होते हो किसी को, लोगों को लगता है वाह इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट जब आप थोड़े सा बैक फुट में आकर चीज़ों को देखो तो स्ट्रगल तो डेफिनेटली था, थ्रू आउट स्ट्रगल रहा है। इवन अभी भी मैं मेहनत कर ही रही हूँ। स्ट्रगल करना इज़ लाइक कि रो धो के मेहनत कर रहे हैं, रोना धोना नहीं है। मैंने बोला ना, फिजियोथेरेपी इज़ माई पैशन, मैं उसको एंजॉय करके करती हूँ, तो इसको आप स्ट्रगल भी कह सकते हो। आई एम डूइंग स्ट्रगल बट आई एम सक्सेसफुल, आई नो। पॉइंट से आपको लगने लगा कि अब सक्सेस तो है? पेशेंट का ट्रस्ट ने मुझे सक्सेसफुल बनाया। एक पेशेंट आके बोला कि मेरा बच्चा सही हुआ, 2 पेशेंट आके बोला कि मैं सही हो गया, या वो पेशेंट दूसरे पेशेंट को लेकर आए कि नहीं आप इनके पास जाओ ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये जब कुछ पॉइंट्स ऐसे डायरेक्टली पेशेंट फेस टू फेस बोलता है ना, तो कॉन्फिडेंस डेवलप अपने आप हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो आप अपने आप को थोड़ा सक्सेसफुल तो मान लेते हो ना। फैमिली को कब लगने लगा कि आपका ये प्रोफेशन सक्सेसफुल हो गया? ये तो फैमिली ही बताएगी। मैं कैसे फिर बोलूं? भी मतलब एक पॉइंट, अच्छा पापा ने कब पहली बार ऐसे पीठ थपथपाया और बोला बेटा अच्छा कर रहे हो? फादर कभी भी पीठ नहीं थपथपाते हैं, वो तारीफ सामने नहीं करते हैं, पीठ पीछे करते हैं। मतलब ये सबके पापा ऐसे ही हाँ। हैं? मेरे पापा ने भी आज तक नहीं कहा, पर मुझे ऐसा कभी कभी उनकी बातों में लगने लगता है कि हाँ, लाइक ही इज फीलिंग की। फादर कभी बोलते नहीं। मम्मी ने कब कहा कि मतलब अच्छा कर रहे हो? हमेशा ही बोलती हैं। स्टार्टिंग पहली बार कब बोला, लाइक एक पढ़ाया लिखाया उनको हाँ। भी एक उम्मीद रही होगी आपसे? अभी जिस रिलेटिव की आपने बात कही थी ना, जिसको चलने में प्रॉब्लम आई थी, जब वो रिकवर हुआ तो मम्मी को लगा कि हाँ फिजियोथेरेपी भी कुछ ऐसा होता है कि इससे ठीक हो सकता है।
या उनको खुद को जब कभी प्रॉब्लम होती है, लाइक उनको भी नी पेन रहता है, तो मैं डायरेक्टली उनको बोलती हूँ आइए ना फिजियोथेरेपी कराने। और वो कभी रेगुलर नहीं रही, 1 दिन 2 दिन में उनको थोड़ा बहुत आराम, पता नहीं प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हो, पेशेंट को हो जाता है ना तो फिर वो भाग जाता है। हाँ हो तो क्या 2 दिन में आराम। तो वो घर की मुर्गी वाली बात है ना, तो आती हैं 2 दिन कराती हैं, फिर उसके बाद व्हेन शी गेट रिकवर, तो फिर वो रिकवर क्या, थोड़ा रिलीफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो पेड़ अपने फल नहीं खा रहा है। मुझे ये जानना है कि हर सक्सेसफुल लेडी के पीछे एक नहीं, कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है, हस्बैंड के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है। आपके सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? माय हस्बैंड। 1 सेकंड में मैम ने बोला माय हस्बैंड। तो हस्बैंड का किस तरीके का सपोर्ट था, मतलब क्या, मतलब किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया आपको, क्या क्या पॉइंट्स में किया? मेरे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम थी, उनके तरफ से मुझे कभी इस तरह का प्रेशर नहीं आया कि आपको घर देखो, ये करो, इधर वो, बहुत सारे होते हैं घर के चीज़ों को मैनेज करना, तो मुझे कभी प्रेशर नहीं रहा। मेरा इंटरेस्ट था कि हाँ मैं लाइक कुकिंग कर दूँ, तो मैंने करा, नहीं है तो इट्स ओके। वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, कुछ भी बन गया खा लिया, और फोकस ऑन योर प्रोफेशन। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, वो पूछते रहते हैं आज कितने पेशेंट थे, कितने ठीक हुए, मतलब इतने सालों बाद भी ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग, ही इज सो इंटरेस्टेड स्टिल। मतलब कि हाँ, जो चीज़ नॉर्मल हो जाती है हम जनरली अवॉइड कर देते हैं कि हाँ ठीक है नॉर्मल चल रहा है, बट स्टिल नहीं, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। उनके कॉन्फिडेंस, मगर अगर वो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस ना दें तो फिर मैं बहुत नीचे हो जाती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरा हस्बैंड है। तो सर भी इसी प्रोफेशन में है? नहीं, इस प्रोफेशन में नहीं है, हमारा अपना मेडिसिन का कुछ काम है, एंड ही इज़ इन डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारी पैथोलॉजी है वहाँ पे। तो इससे दोनों का मतलब कोई आपसी सपोर्ट बिजनेस टर्म्स में? हाँ, दोनों का बिजनेस सपोर्ट तो रहता ही है ना। लाइक जैसे मैं उनके बिजनेस में बहुत सपोर्ट नहीं कर पाती, वो मेरा सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट बहुत बड़ा हो जाता है मेरे लिए। नहीं, मैं ऐसे समझना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया तो रेफरल वर्क करता है? हाँ, वो उनके कुछ पेशेंट्स आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके मदर को, उनकी वाइफ को कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है तो वो हमारे यहाँ आते रहते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यू। ये हमारा फर्स्ट सेशन था, और आई थिंक मेरे मन में जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे पूछ लिए। हाई एंड क्वेश्चंस के लिए हमें लगता है ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और मुझे लगता है कि मैं आपसे समय मांग पाऊंगी, क्योंकि हमारे ऑडियंस अपने सवाल इतने ज़्यादा ले आएंगे, अपने इतने सारे सवाल ले आएंगे कि वो आना ही पड़ेगा आपको। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर नहीं पाए हैं, जैसे कि इस कैसे कौन सी ट्रीटमेंट्स में हमें ध्यान देना चाहिए, क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू लाइक हमारा कॉन्वर्सेशन या आपको हमारे इस पूरे कॉन्वर्सेशन से कोई भी हेल्प हुई हो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो या मैम से कनेक्ट करना चाहते हो, हमें कमेंट सेक्शन में आकर के लिंक या नंबर टाइप करो, हम उनका डायरेक्ट कांटेक्ट भी आपको शेयर करेंगे, और साथ में उनका सारा डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होगा। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।